बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95, 96, 98% मार्क्स लेने के बाद भी जिंदगी की रेस में डिमोटिवेट होके और हार मान जाते हैं, जो स्कूल टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ मार्क्स लाने की होड़ में उसने लाइफ स्किल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। कोचिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा हो जाना आज की डेट में, क्या ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हम मान सकते हैं? और जिसका शानदार रिजल्ट है कि आज सरकारी स्कूल से भी बच्चे जो है आईटी और मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से उसे क्वालिफाई कर पा रहे। अगर कोई बच्चा बीए पास कर रहा है या बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो ऐसे वो क्या स्किल सीख रहा है? और ऑनेस्टली बताऊं तो शायद ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। तो मेंटल एप्टीट्यूड भी एक ऐसा शानदार सब्जेक्ट है जो बच्चों के अंदर एक एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। आज मैं आपको 18 का या 19 का पढ़ा बोलूं अगर बोलने के लिए तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। क्या कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ एक मार्केटिंग टूल रह गया है स्कूल्स में इंटर करने का? 38 बच्चों के क्लास साइज में 16 बच्चों ने MVP जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। कि बहुत रेयर ऐसा स्कूल आपको मिलेगा दिल्ली एनसीआर के अंदर जिसने इस तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो आपको क्या लगता है कि कुछ भविष्य में हो सकता है कि ये पार्ट बन जाए? रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप अपने स्कूल के अंदर मेंटल एप्टीट्यूड को एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ाइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या एआई के ज़माने में डिग्री की वैल्यू कम होते जा रही है सर? तो स्किल हमेशा डिग्री पे भारी पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं स्कूल ने हमें क्या सिखाया? डेट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, लेकिन क्या हमें स्कूल ने ये सिखाया कि हमें रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, फेलियर से कैसे डील करनी है, या पैसे कैसे कमाने हैं? शायद नहीं। इसीलिए हम एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जहां हम वैसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। हम वैसे कुछ गंभीर सवालों के जवाब ढूंढेंगे अपने गेस्ट के साथ जो आपको स्कूल के सिलेबस में नहीं मिलेगा। आज का एपिसोड मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एजुकेशन सिस्टम को उसको जीते हैं, उसको अंदर से समझते हैं और उसको बदलने की सोच भी रखते हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ मैंने पर्सनली काम भी किया हुआ है इनके अंडर में, और ये एक मैट एक्सपर्ट हैं, मेंटल एबिलिटी के एक्सपर्ट हैं। ये एक ग्रेट मोटिवेटर भी हैं जो बच्चों की और पेरेंट्स की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज की डेट में ये लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के टॉप मैनेजमेंट में भी हैं और प्रेसिडेंट हैं उदयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। मैं वेलकम करना चाहूँगा दीपक सर का अपने पहले पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस में। तो दीपक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच विनय जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में आउट ऑफ सिलेबस में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे सर आज जो कि पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सर ये हमने स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि भाई स्कूल में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपके काम तो आती हैं लेकिन शायद रियल लाइफ में उन चीज़ों को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विनय जी आप लोगों का, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा थैंक यू सर कि आपने ये शुरुआत करी, क्योंकि फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल पेरेंट के मन में भी होते हैं और बच्चों के मन में भी होते हैं। बिल्कुल सर। और आपने अगर वो करेज दिखाया है जी, उन सवालों को पूछने का, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो और मच। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का दिल से उत्तर निकले, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 18 सालों का, जी, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे सर। मैं विनय सिंह और मेरे होस्ट हैं मोहित सर, मोहित हेलो। तोमर जी। तो हम लोग दोनों कुछ सवाल पूछेंगे आपसे एजुकेशन सिस्टम का, जैसे अभी आपने नाम लिया। तो सबसे पहले हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं सर। क्या हम ऑनेस्टली ये मान सकते हैं सर कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस लर्निंग नहीं, सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाना है? कुछ हद तक ये बात सही है, जी, क्योंकि एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है जो स्कूल और कॉलेजेस को फॉलो करना मैंडेटरी है, जिसके माध्यम से हम बच्चों के रियल स्किल को पहचानने में कई बार असमर्थ होते हैं। क्योंकि मेरा अपना ये पर्सनल मानना है कि मार्क्स किसी बच्चे के स्किल का को परिभाषित नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर। मेरे अपने रियल लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे बच्चे ने 55% और 60% मार्क्स लेने के बाद भी वो आज लाइफ में बहुत ऊंचे आयाम पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95, 96, 98% मार्क्स लेने के बाद भी जिंदगी की रेस में डिमोटिवेट होके
जी, और हार मान जाते हैं। बिल्कुल। तो मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है बच्चे को डिप्लोमा देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, डिग्री देने के लिए, जी, लेकिन उसके सक्सेसफुल होने के लिए वो एक सोल क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। किंतु हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी हो जाता है, और उसके बिना बच्चे को दूसरी कक्षा में या स्कूल से कॉलेज में या कॉलेज से पीएचडी की तरफ मूव कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे आजकल कहा जाता है कि जो स्कूल टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या दूसरे तरीके से कहें कि जो ऑर्डिनरी परफॉर्मर होते हैं स्कूल में तो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो आपका क्या व्यू है सर इस देखिए, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और पूरी तरह से सहमत नहीं भी हूं। पे? जी जनरली पेरेंट का भी और टीचर का भी हमेशा बच्चों पे प्रेशर होता है कि आप मार्क्स लेकर आओ। वो मार्क्स लेकर आने के पीछे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, उसके पीछे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है, उसके पीछे एक प्रोसेस और एक सिस्टम काम करता है। जी क्योंकि अगर कोई बच्चा 95%, 97%, 98% मार्क्स लेकर आया है, तो वो ऐसे नहीं लेकर आया है। वो या तो सुबह जल्दी उठा है, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, या उसने देर रात तक 1:30 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करी है। बिल्कुल। जिस समय जिस ऑर्डिनरी बच्चे की आप बात कर रहे हैं, एवरेज बच्चे की बात कर जी रहे हैं, उस वक्त हो सकता है वो बच्चा सो रहा होगा, जी जी। वीडियो गेम खेल रहा होगा, हम्म, कार्टून नेटवर्क देख रहा होगा। लेकिन उसी वक्त जो बच्चा क्लास में टॉपर बन रहा है, जी, तो उसने कुछ तो एक्स्ट्रा चीज करी है कि जिसकी हम्म, वजह से उस ऑर्डिनरी बच्चे के साथ वो एक्स्ट्रा लग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है वो। जी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्क्स लाने वाला बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता है, बिल्कुल क्योंकि यही जो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस वो कल को अगर अपना बिजनेस करता है तो वहां वो प्रोसेस को यूज करेगा, क्योंकि उसे उस हार्डवर्क का टेस्ट लिया हुआ है। या बिल्कुल कल को अगर वो नौकरी में जाता है तो उसे अपने वर्क की वैल्यू पता है कि मैं उसके अंदर अपना हार्ट एंड सोल पुट करूंगा, जो मैंने मार्क्स लाने के वक्त हार्ट एंड सोल पुट किया था। जी, तो वो प्रोसेस उसको लाइफ टाइम काम आता है। बिल्कुल। किंतु दूसरी तरफ, क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ मार्क्स लाने की होड़ में उसने लाइफ स्किल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। यस जी, जो आपने दूसरी तरफ जिस बच्चे की बात करी, जो एक एवरेज बच्चा है, 60%, 65%, 55% लाने वाला बिल्कुल बच्चा या पासिंग मार्क्स लाने वाला बच्चा, वो कहीं ना कहीं, या जिसे हम बैक बेंचर्स के नाम से भी बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लाइफ स्किल ज्यादा है। उसने जिंदगी की थपेड़े ज्यादा खाई हैं, बिल्कुल सर। उसने टीचर्स की डांट फटकार ज्यादा सुनी है, यस जी, पेरेंट्स की डांट फटकार ज्यादा सुनी है, बिल्कुल। दोस्तों में कई बार अपमानित हुआ है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मार्क्स उसने नहीं लिए हैं, जी, कड़वी दवाई ली है उसने। कड़वी दवाई ली है उसने। तो उस बच्चे को एक तो फेलियर मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल जो कई बार स्कूल नहीं सिखा पाता है। जो बहुत शानदार तरीके से जो बच्चा स्कूल में परफॉर्म करता है, उसे सक्सेस की ऐसी आदत लगी होती है कि कल को जब वो फेल होता है, या कल को जब जिंदगी की रेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं कि आपने पिछले 10 साल के सवाल बना लिए और यस एक एक सवाल को रट लिया अच्छे से, यस तो आप उस एग्जाम के अंदर बेहतर कर दें, क्योंकि जिंदगी तो आपको हर समय एक नया सवाल नया आपके सामने रखेगा, बहुत अच्छा जी, बहुत और जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सवाल है जिसको आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सहजता से, अपने पेशेंस से आपको उस सवाल का जवाब ढूंढना है। जी, तो इसीलिए दोनों की ही अपना महत्व है। पढ़ने वाला बच्चा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो उसके जिंदगी जब सवाल उसके सामने दागेगी, और उसको उस समय वो कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ मार्क्स लेने से बच्चा सक्सेसफुल हो जाए गारंटीड नहीं है, या वो जीवन में बहुत अच्छा कर जाएगा गारंटीड नहीं है। मार्क्स उसके खराब हैं इसीलिए वो जीवन में खराब परफॉर्म करेगा, कोई जरूरी नहीं है। एक 12वीं पास बच्चा भी, या मैं कहता हूं 12वीं फेल बच्चा भी, एक बहुत शानदार बिजनेसमैन बन सकता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, एग्जांपल बिल्कुल। है बहुत बहुत एग्जाम्पल है। आपने आईपीएस मनोज कुमार का ही हाँ जी, एग्जाम्पल आप ले बिल्कुल लीजिए, मूवी बिल्कुल भी सर। आई जिनके थी। ऊपर मूवी भी आई, हम्म, 12th फेल। बिल्कुल एक बच्चा जो 45-50% मार्क्स लेकर, जिसको यूपीएससी के यू के बारे में नहीं पता था, वो दिल्ली जैसे शहर में आके मुखर्जी नगर में रह के इतनी स्ट्रगल करने के बाद वो आईपीएस बना, बिल्कुल जी, जो एक रॉ था, गांव बिल्कुल का एक रॉ टैलेंट, और टैलेंट भी कैसा कि शायद एक समय चीटिंग करते हुए
पकड़े जाने की वजह से उसकी लाइफ में एक दूसरे ऑफिसर मोटिवेशन के रूप में आए और उसने उनको फॉलो किया। फॉलो किया और वो आज देख लीजिए आप ये सबके ऐसे सामने एक लाइव ऐसा ऐसा एग्जांपल। मैंने देखा, ऐसा ये एक जज्बा होता है, जुनून होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप टॉपर हैं तो शायद यूपीएससी आप क्लियर कर ही लेंगे। बिल्कुल। राइट सर। अच्छा सर, मैं जैसे टॉपर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में देखा जाता है कि 75 टू 80% या 90% बच्चे जो टॉपर्स हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। चूँकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करते हैं, तो मेरा अगला सवाल यही है सर, कोचिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा हो जाना आज की डेट में, क्या ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हम मान सकते हैं? देखिए एजुकेशन सिस्टम का इसे फेलियर नहीं कहेंगे, क्योंकि कोचिंग सिस्टम भी एक इंटीग्रल पार्ट है सिस्टम का। अगर आप गहराई से स्कूलिंग सिस्टम को देखें तो स्कूलिंग सिस्टम बच्चे को एक सिस्टम फॉलो करना सिखाता है जी, जो उसके लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे को आप कोचिंग में नहीं डाल सकते नहीं हैं। डाल जी, सकते। आप केजी सही क्लास के बात। बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को, थर्ड क्लास के बच्चे को कोचिंग में नहीं डाल सकते हैं। जी, और स्कूलिंग क्या है? स्कूलिंग एक जनरलाइज स्टडी है। जी, आप अगर ध्यान से देखें तो कोचिंग के लिए बच्चा कब जाता है? जब उसे स्पेशलाइज्ड स्टडी करना होता है। बिल्कुल। अब आज मेरा ही बच्चा हुँ, अगर क्लास 10th में है और मुझे अपने बच्चे को वकील बनाना है, एडवोकेट बनाना है, तो क्या उसको स्कूल का सिस्टम उसको एडवोकेट बनने की पढ़ाई में क्या उसको हेल्प कर पाएगा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसी की क्लास में एक ऐसा बच्चा भी है जिसको आईआईटी क्रैक करना है, जिसे टॉप के बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान के अंदर पढ़ना है। तो जी, उसी 10वीं क्लास के अंदर मेरा बच्चा क्लैट एग्जाम के बारे में सोच रहा है, जिसे हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यस, कहते हैं। जी। कोई बच्चा 10वीं में रहते हुए उसका दिमाग हुआ कि मुझे फ्यूचर साइंटिस्ट बनना है, हुँ, तो उसके लिए उसको अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। किसी बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है, जी, तो एनडीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके पेपर का पैटर्न और उसका उसके डिमांड डिफरेंट है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक। क्योंकि स्कूल के अंदर अगर मुझे जाना है हुँ, हुँ, तो मुझे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि एक जनरलाइज्ड स्टडीज है। बिल्कुल उसके सर। बाद बच्चे को क्या है, एक स्पेशलाइज्ड करियर में अगर जाना है तो उसको स्पेशलाइज स्टडी करनी पड़ेगी, और उस स्पेशलाइजेशन के लिए फिर वो कोचिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और कोचिंग इंडस्ट्री की उसको जरूरत पड़ती है। तो इसे मैं गलत नहीं मानूंगा, ठीक है। क्योंकि हर कंपटीशन जी, की डिमांड डिफरेंट है, और जब डिमांड डिफरेंट है तो उसकी तैयारी डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बिल्कुल, सर। बिल्कुल। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है, उस गैप को भरने के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती बिल्कुल, है, जो गैप बिल्कुल, स्कूल और उसमें रह जाता बिल्कुल, बिल्कुल, है। क्योंकि बिल्कुल, स्कूल में आप कितने सेक्शंस बना लेंगे? बिल्कुल। जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे को एनडीए की तैयारी करनी है, किसी बच्चे को क्लैट की तैयारी करनी है, किसी बच्चे को आईआईटी की तैयारी करनी है, किसी को नीट की तैयारी करनी है। हुँ, ऐसे ही बहुत सारे, कोई मीडिया एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहता है, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल है सर। आप हर करियर ऑप्शंस के लिए आप डिफरेंट सेक्शंस बना पाना ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है। जी, तो इसीलिए ये कोचिंग इंडस्ट्री एक पैरेलल इंडस्ट्री है जो स्कूल के साथ काम कर रही है। और आज की डेट में कोचिंग और स्कूल दोनों अगर मिलके साथ में काम करें तो आने वाले समय में डेफिनेटली बच्चों का और सुनहरा भविष्य और हिंदुस्तान का और अच्छा भविष्य उभर कर आएगा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से एक पैटर्न देख रहे हैं हम, एसआईपी, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, तो शायद इसी वजह से ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, जैसा मैंने बताया अभी, मेरा पिछला ही स्टेटमेंट था हुँ, कि स्कूल को और कोचिंग को दोनों अगर मिलकर काम करें, जो आपने आज के समय में दिल्ली गवर्नमेंट को देखा भी, जी। इनफैक्ट बाकी स्टेट्स के भी गवर्नमेंट अब इन चीजों पे विचार कर रहे हैं हुँ, कि स्कूल के साथ और कॉलेजेस के साथ कोचिंग को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया हुँ, जहां पे कि आईआईटी और नीट जैसे कोचिंग संस्थानों के लिए, हुँ, आईआईटी और नीट के एग्जाम्स के लिए हुँ, बच्चों को स्कूल के साथ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और जहां कोचिंग के टीचर स्कूलों में जाके सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना शुरू किया, और जिसका शानदार रिजल्ट है कि आज सरकारी स्कूल से भी बच्चे जो है आईआईटी और मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम को बेहतरीन तरीके क्रैक से कर उसे रहे हैं। क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि जी, यहाँ की डिमांड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अब सर। एक नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए बच्चे को 24 से 25 लाख बच्चों के बीच में compete करना है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मिनिमम आईआईटी के अंदर आप देखेंगे 12 से 14 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम में बैठते हैं। बिल्कुल। अब मुश्किल से 12 से 15 हजार सीटें हैं। बिल्कुल। हुँ, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि 10 लाख बच्चे भी इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं और 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो ऐसा मेरे और आपके बच्चों में ऐसा क्या खास है कि एग्जाम वाले दिन 9,90,000 बच्चों को हरा देगा?
बिल्कुल बिल्कुल। सही और बात। वो टॉप 10,000 बच्चों में आएगा, तो कुछ तो उसको एक्स्ट्रा उसको करना expertise पड़ेगा, चाहिए होगी। एक्सपर्टीज चाहिए। हम्म, तो वहां पे कोचिंग इंडस्ट्री स्कूल के साथ मिलकर काम कर सकती है। इसी प्रकार से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज देख लीजिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज देख लीजिए। अगर कोई बच्चा बीए पास कर रहा है या बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, तो ऐसे वो क्या स्किल सीख रहा है जिससे कि कल को यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर देगा। बिल्कुल उसके लिए उसको एक्सपर्ट एडवाइस जी और एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर बिल्कुल वही कोचिंग इंस्टीट्यूशन बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अगर वो एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे के स्टडी आवर्स के अंदर उस बच्चे को गाइडेंस मिले, तो 100% वो बच्चा कल को एसएससी जैसे एग्जाम्स को, यूपीएससी जैसे एग्जाम को, बैंकिंग जैसे एग्जाम को वो ग्रेजुएट होने के साथ साथ वो क्वालिफाई और क्रैक कर पाएगा। बिल्कुल सही सही। थैंक यू सो मच सर। ये क्वेश्चन ना काफ़ी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, दोनों अलग इकोसिस्टम है, बट अब समझ में आ रहा है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मिलके ही काम कर रहे हैं, जिसमें फ़ायदा बच्चों का ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्किल से याद आया विनय सर, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपकी जी स्टडी बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से हुई है, जी और अभी आप काफ़ी वेंचर्स में काम भी कर रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स की जहाँ ज़रूरत होती है। बिल्कुल जैसे आप अभी डिजिटल मार्केटिंग में हैं, रियल एस्टेट में हैं, इसके साथ आपने एजुकेशन में भी काम किया है और एफएमसीजी में भी काम कर रहे हैं। तो ये जी जो स्किल्स हैं, हम्म, ये एक ही स्किल्स तो सब जगह नहीं लग रही होगी। नहीं तो बिल्कुल नहीं ये लगते स्किल सर। बेस आपने क्या स्कूल में सीखा? अगर नहीं सीखा तो कैसे मैनेज कर रहे हो उसको आप? सर देखिए, जो मैंने स्कूल में सीखा है, मतलब बिल्कुल उसको डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ, बेसिक एजुकेशन वहीं से स्टार्ट होती है और शायद सारे स्किल्स का जो बेस है वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा सर, जो मैं आज के डेट में जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट हो, इवन इवेंट्स का भी मैंने काम किया हुआ है, एंड अभी अभी रिसेंटली मैं एफएमसीजी में भी आ रहा हूँ। तो ये इन चारों फील्ड में बिल्कुल ही डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है सर। और ऑनेस्टली बताऊं तो शायद ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। हम्म। अब ये मैंने कैसे सीखा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने खुद से सीखा है सर, ओके। लोगों को देख के सीखा है, या इस फील्ड में जो लोग महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है, उनसे मैंने सीखा है सर। कई बार मैंने लॉस भी बियर किया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, लॉस से मैंने सीखा है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई एक्चुअल जो एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन है, वो यहाँ से शुरू हो रही है सर। यस, सेल्फ लर्निंग से। जी बिल्कुल। बिल्कुल, किसी का वेट नहीं करना है, जी कोई सिखाने आएगा। बिल्कुल सर, कोई नहीं बिल्कुल सिखाता। सही। सर मैं दीपक सर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा जिज्ञासु टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे हम स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं कि स्कूल्स में काफ़ी वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ आजकल आ रही है कि स्कूल सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करा रहा है, सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहा है, लर्निंग बेस्ड या स्किल बेस्ड कुछ ज़्यादा बन नहीं पा रही बात। तो क्या मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक ये जो मैट है एज अ सिलेबस, इसको सॉल्व कर सकता है? 100%। और जी। बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। जैसे अभी विनय जी भी बात कर रहे थे कि इन्होंने स्किल्स को सीखा, जो स्कूल और कॉलेज ने इनको सब्जेक्ट की नॉलेज दी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उन्होंने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको वैलिडेट किया कि जी। ये मेरे लिए कितना काम कर सकता है। बिल्कुल। तो मेंटल एप्टीट्यूड भी एक ऐसा शानदार सब्जेक्ट है जो बच्चों के अंदर एक एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, स्किल, स्किल। एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। मेरे लिए क्या ये चीज सही है या नहीं है, बिल्कुल। वो एनालाइज कर पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत रोट लर्निंग बेस्ड है। बिल्कुल। आपको भी याद होगा, अगर आप जिस वक्त छोटे थे, बिल्कुल। घर में दादा दादी नाना नानी या पिताजी बोलते थे पहाड़े याद करो, बिल्कुल। 2 से लेके 20 तक पहाड़े। आज मैं आपको 18 का या 19 का पहाड़ा बोलूं अगर बोलने के लिए, तो शायद आप नहीं बोल नहीं बोल पाएंगे। पाएंगे बिल्कुल। क्यों? लेकिन एक 5 साल का बच्चा याद कर लेता है। जी। जी क्यों? रोट लर्निंग बेस। उसको भले ही उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है हम्म। कि पहाड़ा मुझे क्यों याद करने के लिए बोला गया है जी या पहाड़े का महत्व क्या है, लेकिन आप उसे अगर पूछ दें 18 बच्चे तो सीधे 90 बोल देगा, हाँ। क्योंकि उसने याद किया, याद मेमोराइज किया किया हुआ। 90 का मतलब क्या उसे नहीं पता, लेकिन उसे जी। याद किया हुआ है। लेकिन जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो लाइफ के अंदर आपको डिसीजंस लेने में वो हेल्प करता है। बिल्कुल। जी। क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड के जो सवाल होते हैं वो एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। उसमें कोई आपको मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड नहीं होता, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। जी जी। आप सोच के समझ के उसका उत्तर कर, जैसे एक मैं बहुत साधारण से एक आपके सामने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले मैं एक सेमिनार ले रहा था, और जो मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली का बहुत प्रोमिनेंट स्कूल है जहां की शायद 2 लाख रुपए सालाना फीस पेरेंट पे करते हैं। जी। वहां मैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए एमवीपीपी और एनटीएससी जैसे
जो एग्जाम्स होते हैं हम्म। उसके लिए, उसमें मैट का एक बहुत बड़ा रोल है। 50% पेपर बिल्कुल मेंटल अच्छा, एप्टीट्यूड पे जी, आता है। बिल्कुल मैंने ऐसे रैंडमली एक सवाल पूछ दिया कि आपके पेरेंट ने आपको मार्केट से चीनी खरीदने के लिए भेजा और 47 रुपीज पर केजी का प्राइस है जो जी। कोट किया आपको शॉपकीपर ने, जी। 47 रुपए प्रति जी। किलोग्राम, और आपको 150 ग्राम चीनी खरीद के लेकर आना है, तो बताओ आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? जी, तो आप मानेंगे 9वीं क्लास के तकरीबन 99% नहीं, 100% बच्चे भी इस सवाल का 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। बिल्कुल लेकिन अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, यही सवाल एक सब्जी की दुकान पे या उसे किराने की दुकान पे 10 से 12 साल का बच्चा हो सकता है, चीनी तौल रहा होगा, आलू तौल रहा होगा, चावल तौल रहा होगा, उसके हाथ में अगर आप 50 रुपए का नोट देंगे और सेम 47 रुपए पे उसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 150 ग्राम के ऊपर, तो वो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा तुरंत कर लेगा कि 100 ग्राम की कीमत 4 रुपए 70 पैसे हुई हाँ, बिल्कुल और अगले 50 आधा ग्राम की कीमत और 2 रुपए 35 पैसे हुई, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 7 रुपए 5 पैसे मुझे 5 देने पैसे। पड़ेंगे। जी, लेकिन यही यूनिटरी मेथड स्कूलों के अंदर बच्चे के दिमाग को ब्लॉक करता है, यस जिसके एक्चुअल मेथड को बच्चा नहीं समझ पाता। उसको वो क्या करेगा, वो ये जरूर कर लेगा 1000 ग्राम इक्वल टू रुपए 47, 47 यहाँ 1 ग्राम 47 बटे 1000 1000 जी, और 150 ग्राम 47 बटे 1000 इंटू 47। अब मैंने जानबूझ के यहाँ प्राइम नंबर रखा है 47, अब 47 से काटापीटी हुई नहीं रही है उसकी जो है। अब ना बच्चा वो पेन लेकर गया, ना बच्चा वो पेपर लेकर गया जी, दुकानदार के पास, तो उसका माइंड ब्लॉक, क्योंकि स्कूल में तो टीचर ने उसे ऐसे सिखाया था जी। अब वो बच्चा अगले 10 मिनट 15 मिनट तक भी उसके आंसर को 7 रुपए 5 पैसे लाने में वो बच्चा असहज होगा। जी, और ये जो भी अभिभावक, जो भी टीचर्स, जो भी स्टूडेंट आज मुझे सुन रहे हैं, आप इसी सवाल को पॉज करके अपने बच्चे से पूछ के देखिए। आप देखिए कि कितनी देर में आपने इस homework सवाल दे दिया। इस सवाल का वो कितनी देर में जवाब दे पाता है। बिल्कुल सर, तो ये क्या है? ये स्किल बेस्ड लर्निंग, Skill ये based क्या है? यही मेंटल एप्टीट्यूड राइट सर, जो आपको किताबें नहीं सिखाती हैं। जी, और इस चीज की ट्रेनिंग अगर सभी स्कूलों में इंप्लीमेंट कर दी जाए, मैंडेटरी कर दी जाए, जो मैं कहता हूं क्लास 5th से ही बच्चों को मेंटल एप्टीट्यूड पे, जो हम अपने स्कूलों के अंदर, जिन स्कूल्स को हम रन करते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस को हम रन करते हैं, हमने मैंडेटरी 5th क्लास से ही इंप्लीमेंट किया हुआ है बच्चों के लिए। ग्रेट बहुत अच्छा अच्छा, बहुत और initiative अच्छा हर initiative। 15 दिन पे बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं, और जिसकी वजह से हम मैक्सिमम एमवीपीपी और एनटीएससी जैसे एग्जामों में हमने रिजल्ट दिया है। बहुत शानदार, बहुत क्योंकि सर पहले खुद पे ही अप्लाई करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। और तो आपको आपने मैं उसको बताऊं, किया भी है। मैट जो है, अगर किसी बच्चे का 5वीं क्लास 6ठी क्लास 7वीं क्लास से मैट की तैयारी अगर शुरू कर देता है, तो आज सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में 300 नंबर का सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का पेपर आता बिल्कुल है। सर, जी। बिल्कुल। किसी भी बैंकिंग, एसएससी, यहां तक कि यूपीएससी के अंदर भी जो है मेंटल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। कैट के अंदर एक प्रोमिनेंट सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सवालों को क्यों इंप्लीमेंट किया हुआ है। मार्क्स जी। के बेसिस पर ही किसी बच्चे के 95-98% अगर मार्क्स आ गए, तो उस बच्चे को जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग आपके रियल एनालिसिस को, आपके लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है। और अगर आप इस बात से भी सहमत होंगे, आपने भले ही आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली, आपने टॉप के कॉलेज से बीटेक किया, कंपनीज जब आपके सिलेक्शन के लिए आती है तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा आपके एप्टीट्यूड को चेक करती है कि बिल्कुल सर। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर हम्म, जब आप फंसेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा आपकी वो एनालिटिकल थिंकिंग वो आपको काम देगी, और उसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये रोल मैट का है आज के समय में। बिल्कुल सर, तो इससे ये समझ में आया कि स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए कुछ ज़्यादा 6-7 क्लास से बड़ी स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर हम मैट ही लगा दें तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। कि मैट आपके सोचने के नजरिए को डेफिनेटली बदलता है, बिल्कुल, लेकिन मैं मैट को अब मैं कंप्यूटर एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल। एआई रोबोटिक्स से कंपेयर नहीं कर नहीं। सकता, लेकिन मैट जरूर आपके एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को एनहांस करता है, जो आपको हिस्ट्री पढ़ने में भी हेल्प करेगा, हाँ, मेरा अगला जो क्वेश्चन आपको यही था। ज्योग्राफी पढ़ने में भी हेल्प करेगा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी तार्किक क्षमता, अगर मैं मैट को अगर हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, क्या है तार्किक क्षमता, तार्किक लॉजिकल जी, रीजनिंग, आप जी। तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, आप बिल्कुल। हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही बन रहा था कि जैसे अगर हम मैथ को पढ़ा रहे हैं रेगुलर, तो क्या दूसरे सब्जेक्ट जो उससे रिलेटेड हैं, थोड़े से को रिलेटेड है, साइंस और मैथ,
तो क्या बच्चे को उसमें भी हेल्प मिलती है? 100%। मैंने क्या बताया, हिस्ट्री भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री का भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जी, इवेंट्स बिल्कुल को ऐसा। रिलेट करके हाँ, बच्चा याद कर सकता है। जी, तो उसको सिर्फ मैथ्स तो 100% उसको उसका आईक्यू में हुँ, डेवलपमेंट होगा। साइंस को पढ़ने में उसको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकसी बेस्ड है, फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में भी उसको हेल्प मिलेगा, अगर बच्चे का मेंटल एप्टीट्यूड अच्छा हो जाए। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है मैट, इसके साथ-साथ हमने ये तो पता कर लिया कि भई ये एजुकेशन में और आपके सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प कर रहा है। क्या ये पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है कुछ प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए? 100% बिल्कुल। देखिए, मेंटल एबिलिटी ऑटोमेटिकली आपसे, जैसे मैंने अभी सवाल पूछा था, आपका दिमाग 100% एक्टिवेट हो गया होगा उस वक्त बिल्कुल, जी, कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल। सोचना शुरू कर दिया। जी, बिल्कुल जी, जी। वो कैलकुलेशन। डायरेक्शन भले ही सीधा डायरेक्शन हो, टेढ़ा डायरेक्शन हो, हुँ, वो अलग बात है, बट आपको पता था सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन तुरंत आपके दिमाग में आंसर भी नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल, उसके लिए क्या आप, आपके आपके दिमाग ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब दिमाग का फंक्शनिंग शुरू होगा तो ये दिमाग की एक्सरसाइज है। और बिल्कुल जब अच्छा। दिमाग एक्सरसाइज मोड में आएगा, 2 गलती करेगा, 4 गलती करेगा, लेकिन वो गलती जब तक नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। जी, और एक बार सीखने लग गया तो हर जगह वो तर्क वितर्क करना शुरू करेगा, हुँ, और तब वो राइट कंक्लूजन पे पहुंचना शुरू करेगा। तो हुँ, ये मेंटल एक्सरसाइज है बेसिकली। और मेंटल एक्सरसाइज कल को आप अपने घर की सीढ़ियां ही क्यों ना चढ़ रहे हो, तो आप कैलकुलेटिव मोड में रहेंगे कितनी कि मैं सीढ़ियाँ हैं? कितनी सीढ़ियां हैं, जी, कितने तरीके से मेरे को जो है, कैसे किस तरीके से मुझे पैर रखना है आगे। जी। तो ये तर्क वितर्क हर छोटी बड़ी चीजों के अंदर आप करना शुरू कर देते हैं। बिग थैंक्स टू यू सर, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस सब्जेक्ट के बारे में पता सबको है, पर कोई इसकी महत्व के पे इतना फोकस करता नहीं है। जनरली मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, बीच में रह गया, कि आपने वो अपने स्कूल्स में लगाया है कि नहीं लगाया? क्योंकि पहले ये है कि जी, आप अगर अपने स्कूल में लगाएंगे तो आपको पूरा प्लस माइनस उसमें दिख जाएगा, वो एक प्रैक्टिकल बेस हो जाएगा। तो उसी पे मुझे एक जोक याद आ गया, मैं बता देता हूँ। तो एक पेरेंट थे, उनके बच्चे को ना गुड़ खाने की बड़ी आदत थी, तो वो छोड़ता नहीं था, तो वो उनको लेके गए एक बाबा के पास, सिद्ध बाबा के पास, कि इस मेरे बच्चे के ना गुड़ खाने की आदत छुड़वा दो। सिद्ध बाबा ने बोला 15 दिन बाद मेरे पास आना। तो वो बोले 15 दिन, चलो ठीक है। वो 15 दिन बाद उसके पास गए, तो बोला कि हाँ बेटे गुड़ नहीं खाते, कल से गुड़ मत खाना। तो बोला बाबा जी आपने ये 15 दिन क्यों लिए इतनी सी बात कहने के लिए, तो उस दिन भी कहते कहते बेटा मेरे को भी गुड़ खाने की आदत थी, तो पहले मैंने छोड़ी, मैं छोड़ सकता हूँ ये देखी, तब मैंने उसको बताया। तो सर बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी एकदम आपने नॉलेज दी है पेरेंट्स को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, उनको हम सॉल्व करें। तो थैंक यू सो मच सर। मोहित सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जी, क्योंकि बताइए। आपको ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बिल्कुल। कोचिंग इंडस्ट्री या एजुकेशन इंडस्ट्री हम बोल लें। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी हम मैट की बात कर रहे थे, तो क्या मेंटल एबिलिटी, अब जैसे सर ने तो बताया कि इन्होंने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दिया है। हुँ, कोचिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो क्या कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ़ एक मार्केटिंग टूल रह गया है स्कूल्स में एंटर करने का? हुँ। अभी एक्चुअली क्या था कि एज़ अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, कि स्कूल में एक्सपोज़र देना पहले ईज़ी हो जाता था। जी। बहुत सारे मोड होते थे, पर हुँ, इस समय बहुत सारी बॉटलनेक्स हैं, बहुत हुँ, सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, कुछ डेटाबेस भी इधर-उधर हो जाता है। जी। तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं बीच में बहुत खराब हो गई थी। हुँ, हुँ। तो उसके बाद से फिर क्या सॉल्यूशन निकाला, कुछ बड़ी कोचिंग्स ने मेंटल एबिलिटी की वर्कशॉप्स करना स्टार्ट किया। जी, तो कहीं न कहीं ये लगा कि स्कूल की भी ये नीड है, क्योंकि बिल्कुल। उनको भी वो जैसी अच्छी वर्कशॉप हुई, डिपेंड ये भी करता है कि हुँ, आप हुँ, क्या हुँ। करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो स्कूल को लगा कि ये 4-5 मैं पूरे साल में वर्कशॉप करा देता हूँ, कोचिंग को अपना एक्सपोज़र जो मिलना होगा मिल जाएगा, और हुँ, हमारा भी क्या है एक उसमें लिस्ट में जुड़ जाएगा कि वी आर डूइंग दैट। तो ओके। कहीं न ये दोनों चीज़ों के लिए विन-विन सिचुएशन है। हुँ, बट हाँ, ये है कि ये एक मार्केटिंग टूल बनता जा रहा है धीरे-धीरे। जिनको नहीं पता उनको एक मार्केटिंग आइडिया मिल भी गया। हाँ, बिल्कुल आप यूज़ करो, क्योंकि जो स्कूल के काम की चीज़ अगर आप उनको दोगे, जी, तो वो बिल्कुल आपसे लेंगे। सर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी माध्यम से आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं और मैट का वर्कशॉप आपने किया, तो टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हर कोई आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा हुँ, है। यानी इस सब्जेक्ट में दम है, दम है। और बच्चों के एनालिटिकल थिंकिंग को वो इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि मैंने खुद हज़ारों एमवीपीपी, एनटीएससी स्कॉलर्स को पढ़ाया। हमारा एक छोटा बैच साइज़ इस साल 38 बच्चों का,
हमारे उदयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो स्कूल से 38 बच्चों के क्लास साइज में 16 बच्चों ने एमवीपीपी सर ये बहुत जैसे बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैं बता दूं व्यूअर्स बहुत को, अच्छा नंबर है। एमवीपीपी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा है जो दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और ये एग्जैक्टली रेप्लिका है एनटीएससी एग्जाम का, जिसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बोला जाता है, जो 1863 से चला रहा था एग्जाम। हालांकि अभी 2020 से उस एग्जाम को नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में ये न्यू फॉर्मेट के साथ वो फिर से गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने की सोच रही है। लेकिन एमवीपीपी एग्जाम जो एग्जैक्ट रेप्लिका है, जिसमें 50% क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं और 50% क्वेश्चन जो है स्कूल का जो सिलेबस है, यानी मैथ्स, एसएसटी और साइंस, उनसे पूछा जाता है। उसमें हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे स्कूलों से 16 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 38, तो आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि बहुत रेयर ऐसा स्कूल आपको मिलेगा दिल्ली एनसीआर के अंदर जिसने इस तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस किया। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथ राइट फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड्स। यस, बिल्कुल सर। वही मैं पूछना चाह रहा था कि किस क्लास से इसको किया जाए ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत अच्छे तरीके फिफ्थ क्लास से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन तब तक इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो बेसिक कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब बेसिक कैलकुलेशन से मतलब क्या है? अब एक सवाल के माध्यम से मैं आप ही लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं। जी। अब जैसे मैंने बच्चों से कोई सवाल पूछा कि मान लीजिए कि एक लाइन में 50 पेड़ है, 50 ट्रीज आर देयर इन अ लाइन। इफ पोजीशन ऑफ वन ट्री व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 30, बाईं तरफ से गिनने पर एक पेड़ की संख्या अगर 30 है, 30वें नंबर पे। तो दाहिनी तरफ से गिनने पे उसी पेड़ की संख्या क्या होगी? जी। तो एक 5वीं क्लास का बच्चा डेफिनेटली इसको वो अपना थॉट प्रोसेस डाल सकता है। एक छठी क्लास का बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। जरूर 50, 30, 20 इस तरह के कैलकुलेशंस को जी, कर जी, सकता है। अब यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए मोहित जी, अगर मैं पूछूं? सर विनय जी बताएंगे स्किल्स पे ज्यादा। हाँ, 21 होगा शायद। 21, बिल्कुल 21 होगा, जी। बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों के दिमाग में हमेशा 20 उत्तर आएगा। आता है 20, जी। उठा 20। 50 क्यों? माइनस 30 कर दिया। 50 माइनस 30 कर दिया कि जी, 20। जी। लेकिन मैं वहां अप्रिशिएट करता हूं बच्चों को। हम्म। क्यों अप्रिशिएट करता हूं? क्योंकि उन्होंने सोचा, एटलीस्ट अपने ट्राई दिमाग किया। पे जोर दिया, भले ही 50 माइनस 30 मेंटली कैलकुलेट किया उन्होंने, जी। लेकिन यहाँ आंसर 21 क्यों होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि एक लाइन में 5 पेड़ है। आप देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरे बाईं तरफ से गिनने पे इस पेड़ की संख्या 2 है, तो मेरे दाहिनी तरफ से गिनने पे इसी पेड़ की संख्या 1, 2, 3, 4 है। जबकि दिमाग में क्या बात आती है कि 5 पेड़ में से बाईं तरफ से 2 है, तो दाहिनी तरफ से 3 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 2 + 3 5 होते हैं। Here only comes the role of mental aptitude, कि अगर 3 + 2 5 तो सबको पता है, यानी कुछ तो इसके अंदर कैच है, कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से एग्जामिनर ने सवाल पूछा। और देखिए, आउट ऑफ 10 9 बच्चे इसका गलत उत्तर देते हैं। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल सही अप्रिशिएट बात करूंगा है। विनय जी कि आपके Thank you, दिमाग sir. के प्रोसेसर ने काम किया और आपने सही उत्तर दिया। थोड़ा बहुत काम कर ले तो रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग हो रही है सेम चीज की। जी। मैंने बाईं तरफ से भी उसको गिना और दाहिनी तरफ से भी मैं उस तक पहुंचा, डबल काउंटिंग हुई, इसीलिए यहाँ पे उत्तर जो है 3 नहीं 4 है। तो अब मुझे लग रहा है ना ये विडंबना ही है कि यार ये सिलेबस में सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट तो क्रिएट करेगा ही। तो सर एज आप स्कूल से जुड़े हुए काफी टाइम से, तो आपको क्या लगता है कि कुछ भविष्य में हो सकता है कि ये पार्ट बन जाए? सर मैं तो, अगर इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, पेरेंट और बच्चे अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं सभी इंस्टीट्यूशंस को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप अपने स्कूल के अंदर मेंटल एप्टीट्यूड को एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ाइए। एक मेंटल एप्टीट्यूड के टीचर को आप जरूर हायर कीजिए, क्योंकि ये आपको एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा, आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में। इस बात की गारंटी, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। तो सर ठीक है, मेंटल एबिलिटी तो अब हम लोग समझ गए हैं। आज के डेट में मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है एआई का प्रचलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इवन मेरा फर्स्ट क्लास में बच्चा है, मेरा छोटा बेटा, वो भी आजकल फ़ोन में जेमिनाई और चैट जीपीटी पे अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेता है। वो कुछ भी पूछता है उसको आंसर मिल जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या एआई के ज़माने में डिग्री की वैल्यू कम होते जा रही है सर? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा डिग्री की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से डिग्री पे डिपेंडेंसी भी नहीं रह गई है। आज की डेट में कंपनीज भी स्किल्स को, क्रिएटिविटी को डिग्री के ऊपर ज्यादा वैल्यू दे रही है। बिल्कुल।
आप ग्रेजुएट हैं हम्म, लेकिन आपके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जी जिसके बेसिस पे कंपनीज आपसे प्रोडक्टिविटी ले सके, लेकिन वहीं एक 12वीं पास बच्चा है और उसके पास स्किल है। आज हम इस पॉडकास्ट को ही कर रहे हैं, हो सकता है इस पॉडकास्ट की एडिटिंग जो कर रहा हो इंसान, हम्म, बिल्कुल वो कोई बहुत बड़ा डिग्री होल्डर ना हो, जी, लेकिन उसके पास वीडियो एडिटिंग का स्किल है। यस जो आज की उस डेट में काफी इंपॉर्टेंट है सर। उस स्किल ने हम्म, उसको एम्प्लॉयबल बनाया। बिल्कुल आज हमारे पास यहाँ पे इस स्टूडियो के अंदर बहुत शानदार लाइटनिंग है। इस लाइटनिंग को क्रिएट करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ी होगी। जी, वो इलेक्ट्रिशियन के पास एक स्किल है बिल्कुल जिसने उसको एम्प्लॉयबल बनाया। जी, तो स्किल हमेशा डिग्री पे भारी पड़ती है। और मैं बता दूं, आज गूगल, टेस्ला जैसी कंपनीज जो हैं, एलॉन मस्क का भी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट आया था कि मेरे लिए डिग्री वैल्यू नहीं करती है, मेरे लिए स्किल वैल्यू करता है। अगर किसी के पास स्किल है तो दैट पर्सन इज वेलकम टू माय कंपनी। आज गूगल भी डिग्री से ज्यादा स्किल पे फोकस करती है। मैं एग्री करता हूँ सर, लेकिन इंडिया में जो आज के डेट में जो भी जॉब ओपनिंग्स आती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसमें लिखा रहता है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। तो इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि हम डिग्री को ज़्यादा पहले, मतलब पहला क्राइटेरिया जो है वो है कि डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप आइए, स्किल्स हम बाद में देखेंगे। ये मैं कहूँगा विडंबना है और हमें वेस्टर्न कंट्रीज से हमें अभी ये सीखने की सीखनी ज़रूरत चाहिए, है। बिल्कुल सर। इसीलिए इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है जी, और अभी इंडिया के अंदर इसीलिए बहुत सारा ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। बिल्कुल अगर आपके पास स्किल है तभी वो स्किलफुल लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, बिल्कुल रादर सर। देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स, जी रादर देन वर्किंग इन अ कंपनी। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस। व्हाट जी इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस इज द रीजन कि उनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है और इसकी वजह से उनको प्लेटफॉर्म कंपनीज नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी भी स्किल की तरफ शिफ्ट करनी शुरू कर जाएगी। जी और ये तो जल्दी ही होने वाला है, मतलब जल्दी बहुत होने टाइम वाला नहीं है, लगना है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो इसमें मैं यही जानना चाह रहा था सर कि स्किल्स बच्चा सीखे उसके लिए 12th का वेट क्यों करे। हम चाहते हैं कि स्कूल ही क्यों ना कोई एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके चाहे वर्कशॉप मैंडेटरी कर दे, कुछ कर दे, जिससे कि उसको वेट ना करना पड़े कि 12th के बाद ही मैं जाऊंगा तो स्किल मैं सीख अगेन पाऊंगा। बहुत शानदार सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल मोहित जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना थैंक यू चाहूँगा सर, थैंक क्योंकि यू सो आपके मच। सवालों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे व्यूअर्स को मिल रही हैं। बिल्कुल सर। देखिए, क्योंकि मैंने खुद अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया। आज की डेट में 10वीं क्लास से ही, इनफैक्ट 9वीं क्लास से हम जी बच्चों को स्कूल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, क्योंकि इसके बेस पे पता नहीं 11th कितने। क्लास में जब बच्चा हाँ आता है तो उसको हम लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट देते हैं कि इसको आप डिजिटली प्रमोट करो, ऑर्गेनिक तरीके से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप इसको बेचो और ऑर्गेनिकली इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके और इस पे आप कस्टमर्स लेकर हाँ आओ। व्यूज लाओ तो कस्टमर। ये जो स्किल है वो कभी भी उसको, वो बुक्स में जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जो अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, उसकी वैल्यू कम नहीं है क्योंकि जी टर्मिनोलॉजीज और वो सारी बिल्कुल चीजें वो वहां से बेसिक। सीखेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग है, उस प्रैक्टिकल लर्निंग पे अगर हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जैसे हमने अपने स्कूल सिस्टम के अंदर उदयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन बाकी स्कूलों के अंदर हो जाए तो जैसा आपने बोला 12वीं क्लास से निकलते निकलते बच्चा अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ वो बच्चा एम्प्लॉयबिलिटी की कंडीशन में पहुंच हाँ जाएगा जॉब और करते। अपनी एजुकेशन की फंडिंग शायद वो खुद से करना यस शुरू कर वही दे बिल्कुल और वो बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल। के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं होगा। हाँ, वो अभी अभी जैसा हम लोग पॉडकास्ट से पहले हम लोग जो डिस्कस भी कर रहे थे सर, जो डिजिटल मार्केटिंग आपने स्टार्ट किया है स्कूल्स में, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, क्योंकि देखिए आज के डेट में ना ये बहुत लो कॉस्ट मार्केटिंग का टूल है। ये टीवी पे ऐड देना सबको पता है काफ़ी महंगा पड़ता है, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एक लो कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड पूरी दुनिया आज के डेट में सोशल मीडिया पे ही है, तो सही इससे अच्छा बात है। मार्केटिंग का टूल नहीं है, और ये बहुत अच्छी स्किल्स है आज के डेट में। राइट। दीपक सर एक क्वेश्चन और था जो बीच में आपने थोड़ा छेड़ दिया था, तो मैं उसको ठीक से पूरा क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे लोग जो 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक ही रास्ता होता था, NTSC, अपनी जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना है नेशनल लेवल पे। तो ये NTSC सर, पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि ये बंद क्यों हुआ,
दूसरा, क्या और भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इसको रिप्लेस कर रहा है, या फ्यूचर में कोई आने वाला कुछ ऐसा अनाउंसमेंट है? तो मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को बताएं उस बारे में। देखिए, एनटीएससी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, जो शायद हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी ना हो, क्योंकि उनके टाइम में इसका इतना प्रमोशन नहीं था, इतनी उनकी जानकारी नहीं थी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 1963 से ये एग्ज़ाम इंडिया में हो रहा है, और इस एग्ज़ाम का पर्पस ही था टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। यस। और हर स्कूल, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, उसके बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और 2 लेवल पे इस एग्ज़ाम को लिया जाता था, इसीलिए इसको मिनी आईएएस एग्ज़ाम के नाम से भी जाना यस, जाता जी, था। यस, जी। यस। और और स्कॉलरशिप्स। इसमें 3 पहले पहले इसके अंदर 3 स्टेजेस थे। जैसे ओके। यूपीएससी एग्ज़ाम में होता है, प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। ऐसे ही इसमें भी पहले फर्स्ट स्टेज जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता था, जी, उसमें से बच्चे फिल्टर होके सेकंड स्टेज में फिर बैठते थे। जी। उसके बाद फिर वहां से बच्चे फिर सिलेक्शन के बाद फिर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते थे। बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने इंटरव्यू स्टेज को हटा दिया, क्योंकि यस। बच्चे बहुत अर्ली स्टेज पे होते थे, इंटरव्यू को उन्होंने मैंडेटरी नहीं समझा, इसलिए उनको रिमूव किया। बट ये बहुत ही शानदार एग्जाम, हमारे जितने स्टेट्स 28 स्टेट्स और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उन जी। सभी जगह के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे, और बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स हिंदुस्तान के आपस में compete करते थे। कम्पीट करते हैं। जी। तो एक नेशनल लेवल पे टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट करने का, रिकग्नाइज करने Yes. का और रिवॉर्ड करने का रिवॉर्ड भी था। एक बहुत बेहतरीन एक एग्जाम रहा है। जी। कोविड के समय इस एग्जाम को नहीं लिया गया, जी। और शायद 1963 से लेके और 2020 तक इसका ये जो सिस्टम बनाया गया था, उसको रिवैम्प करने का सोचा। इस सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियां लाने की गवर्नमेंट ने सोची, और अभी शायद पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन भी होना है, और आगे फर्दर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हो सकता है 2027 या 2028 से गवर्नमेंट इसको वापस लेकर आ जाए। बिल्कुल सर। जी। लीडिंग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी रहे हैं पिछले साल कि गवर्नमेंट इस तरीके से उस पर विचार कर रही है, इसके रिवॉर्ड अमाउंट को भी कुछ बढ़ाने पे विचार किया जा रहा है, बिल्कुल। एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के ऊपर विचार चल रहा है। तो जो भी देश के हमारे बुद्धिजीवी हैं, एनसीईआरटी के जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, इसके ऊपर सलाह मशवरा करके हो सकता है आने वाले समय में रिस्ट्रक्चरिंग करके इस एग्जाम को फिर से बच्चों के सामने लेकर आया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये एकदम से चले जाना, और उस समय होता क्या था कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है तो बस क्लास या स्कूल में रिकॉग्नाइज हो पाते। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने सर ये बताया। और अभी कोई एग्जाम चल रहा है सर इस टाइम पे? देखिए, अगर इस आप टाइम बोले पे तो दो बच्चा। इस टाइम पे अभी सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो ओके। एग्जैक्ट रेप्लिका है एनटीएससी एग्जाम का, ओके। और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एमवीपीपी एग्जाम, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जिसको पहले हम जेएसटीएससी के नाम से जानते ओ, थे, ये वो। जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। जी। उसका बस नाम बदल दिया गया, ओके। एमवीपीपी बोला गया, लेकिन ये एग्जैक्ट एनटीएससी के पैटर्न पर ही होता है। और मेरी तो गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि आने वाले समय में इस एनटीएससी एग्जाम को जल्द से जल्द बच्चों के बीच में लाया जाए। भले जो आप रिस्ट्रक्चरिंग या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसको करके, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए नहीं था जहां पे कि अपने टैलेंट को शोकेस कर सके, और एक अर्ली स्टेज पे बच्चों के लिए रिकग्निशन वो बहुत मैटर करता है। तो अभी किसी अदर स्टेट्स में नहीं हो रहा सर, दिल्ली के अलावा? अभी फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है कि और किसी ओके। स्टेट में इस तरीके का एग्जाम हो रहा है, लेकिन जी। स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे, सारे स्टेट्स अपनी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते ले हैं सकते इस हैं, तरीके बिल्कुल, के बिल्कुल। एग्जाम को कंडक्ट करने का, और एमवीपीपी जैसे एग्जाम को अपने स्टेट में भी वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद हमारा एक रैपिड फायर राउंड होगा। तो मेरा आखिरी आखिरी सवाल ये है सर कि अगर आपको स्कूल में आउट ऑफ सिलेबस नाम से एक सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना हो, तो उस सब्जेक्ट में आप कौन 3 से 4 से स्किल्स को ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा विनय जी आपने, क्योंकि जनरली तो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस जी। और कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, हुँ। ये हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करते ही हैं, और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है। जी। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, अगर वो आउटडेटेड हो चुकी है तो पहले हमें उसको रिप्लेस करना है जी। एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से, जहां पे बच्चा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीजों को करना सीखे। हुँ, हुँ। तो सबसे पहली चीज तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट को हर स्कूल में इंप्लीमेंट करने की मैं सलाह दूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी चीज
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखा, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल सर। यस जो मुझे लगता है 6th क्लास से ही बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लासेस स्कूल में बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में देनी चाहिए। जी, आज भी आप बहुत लोगों को देखेंगे, अर्निंग बहुत है लेकिन सेविंग्स नहीं है। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर पैटर्न उनका बहुत बेकार है। तो फाइनेंशियल टूल्स के बारे में, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बच्चे को शुरुआत से और माइंडफुल एक्सपेंडिचर करने के ऊपर और पैसों के वैल्यू को समझने के ऊपर अगर हम बच्चों को शुरुआत से उन्हें जागरूक करें, तो जी, मुझे लगता है वो बहुत एक डिसिप्लिन के साथ वो लाइफ में ग्रो करेंगे और हमारी इकोनॉमी भी उसके साथ साथ ग्रो यस करेगी। बिल्कुल वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनती जाएगी। तो इकोनॉमी के साथ है। तो दूसरी चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जी तीसरा जो जिसके ऊपर हमारी बहुत लंबे समय तक चर्चा अच्छी चली डिस्कशन हुई जी। कि मैं मेंटल एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को हर स्कूल के अंदर मैंडेटरी करना चाहूंगा, आईक्यू कह मैट, सकते हैं। जी, ताकि बच्चे के आईक्यू का एनहांसमेंट हो, यस जी, बच्चा सोचने पे मजबूर हो, हुँ, कॉम्प्लेक्स सवालों को करने से ज्यादा उसके पीछे के महत्व को समझने की कोशिश करे। बिल्कुल सर। क्योंकि कोई भी बच्चा सीधे पैराग्राफ लिखना नहीं सीख जाता है। जी, उसको हम पहले हमेशा एबीसीडी लिखना सिखाते हैं, फिर वर्ड बनाना सिखाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर सेंटेंस के अंदर ग्रामर डालना सिखाते हैं और उसके बाद फिर उसे पैराग्राफ लिखना सिखाते हैं। जी, तो मैट एकदम सारे सब्जेक्ट्स को करने के लिए उसको एक टूल की तरह उसको हेल्प करेगा, जिससे उसका आईक्यू का एनहांसमेंट होगा और आईक्यू किसी भी जगह काम आ सकता है, जी, उसके डे टू डे लाइफ में काम आएगा। बिल्कुल सर। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुँ, जो मुझे लगता है जिसकी स्कूल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, वो है ईक्यू। जी, आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, जो इमोशनल कोशेंट है बच्चों का। आज सक्सेसफुल होना हर कोई सिखाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर फेल हो गए तो तो क्या। क्या करना है। जी। यस सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू। मैं और सर आप भी आपको आप बताना भी आप भी इस बात जी। से सहमत करेंगे हुँ, कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, हुँ, कोई बच्चा वहां फर्स्ट आ रहा है, तो कोई ऐसा बच्चा भी है जो 40वें स्थान पे आ रहा है। जी, हर बच्चा डिफरेंट है। बिल्कुल है सर। हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, डिफेंस ऑफिसर नहीं बन सकता। जी, यस कुछ बच्चे स्ट्रगल करके लेवल 0 से स्टार्ट करके जिंदगी की थपेड़े खा के भी कामयाब होते हैं। बिल्कुल जी, तो उस वक्त इमोशनल कोशेंट को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और ये इमोशनल कोशेंट सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं है जो फेल हो रहा है या फेलियर को देख रहा है, जी, उस बच्चे के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बच्चा टॉप कर रहा है। हम्म, क्योंकि आज वो सब्जेक्ट्स में टॉप कर रहा है, जी, जरूरी नहीं है कि जीवन में वो रिलेशनशिप्स के अंदर टॉप करे। यस जरूरी नहीं है कि सोसाइटी को उसी तरीके से मैनेज करे जैसे उसने सर अपनी इस किताबों को पे मैनेज इस किया है। पर एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। कल ही मैं एक मूवी देख रहा था श्रीकांत, आप लोगों ने शायद देखी यस होगी। देखी हुई है। उसमें वो विजुअली चैलेंज था बंदा, तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गया, उसने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, हम्म, ठीक है? लेकिन उसके बाद उसके अंदर आ गया एरोगेंस। उसके जो इन्वेस्टर थे उससे ही सीधे मुँह से बात नहीं करता था वो, छोटे लोगों से ढंग से बात नहीं करता था और उसने एक बात बोली कि मुझे आज तक सॉरी बोलना ही नहीं आया। हम्म, जबकि वो विजुअली चैलेंज था, एमआईटी में पहला बंदा था विजुअली चैलेंज्ड जिसका एडमिशन हुआ था एमआईटी और पहला विजुअली चैलेंज था जिसने बेसबॉल खेला, ठीक है? ऐसे-ऐसे स्किल्स थे उसके पास, लेकिन उसको सॉरी बोलना नहीं आता था। अहंकार जिसे हाँ, हम कहते हैं। अहंकार आ गया था उसके अंदर। तो आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक ये बताया ईक्यू का और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अभी हमने एक अपना एक रील डाला था अपने चैनल पे, उसपे एक व्यूअर ने भी डाला था कि ये एक टॉपिक ऐड करना चाहिए स्कूल के सिलेबस में। जैसे ये हम बहुत लोग अच्छी हाँ चीज़ है सर। बिल्कुल इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। जी, आपका जो नजरिया है, जो आपका एटीट्यूड है, वही आपकी ऊंचाई को तय करता है। बिल्कुल। और आपके पास एटीट्यूड शानदार है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ आपका ग्रैटिट्यूड भी होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी, यस कृतज्ञता होना। बिल्कुल सर। आपको जीवन में आपने जो भी हासिल किया, हुँ, हुँ। उसके प्रति जिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया, जी, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड्स हों, आपके सोसाइटी मेंबर्स हों, आपको हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता होनी है और जी, ईश्वर के प्रति तो हमेशा आपको हमेशा होनी कृतज्ञ चाहिए सर। रहना जी, ही है। बिल्कुल। तो आपका एटीट्यूड और आपका ग्रैटिट्यूड अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में
चल रहा है, जी तो मैं कहता हूँ वैसे इंसान को ईश्वर भी कभी नीचे नहीं गिरने नहीं देते हैं। कहते थे। दीपक सर, अब मैं जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, तो ईक्यू पे तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि पिछले कुछ टाइम से स्टडी के प्रेशर से बच्चे नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, सुसाइडल कर ले रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन जो है वो ये ढूंढा गया है कि साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है बड़ी बड़े कॉरपोरेट्स के लिए, कॉरपोरेट्स वाले, ताकि बच्चों से वो बात करें। तो क्या ईक्यू अगर हम पहले से ही लॉन्च कर दें, स्कूल्स में लगा दें, तो ये बाद वाला जो बंदोबस्त है इसमें ज़्यादा राहत मिलेगी? और ये ईक्यू क्या इसमें वर्क करेगा? वो बच्चा डिसीजन जो फेलियर को लेना है वो फेलियर ले नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सक्सेस तो ले रहा है। तो कहाँ पर आप मानते हैं कि ये उसमें भी पूरी तरह से हेल्प करने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसा होता है इमोशनल क्वोशंट, इमोशंस को कंट्रोल करना, जी अपने इमोशंस पे वर्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, सक्सेस और फेलियर दोनों का मैनेजमेंट सिखाना आज की डेट में ये स्कूल, टीचर्स और पेरेंट सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, तो बच्चा बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको जैसे जिस तरीके से जिस सांचे में आप ढालेंगे उस सांचे में वो ढल जाएगा, जी और बाकी जिंदगी की धूप और जिंदगी की भट्टी तो उसको तपा ही देती है। बिल्कुल। लेकिन इमोशन का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, जो कि ट्रेनिंग से उसके अंदर उन सारे चीजों को डाला जा सकता है। बिल्कुल। जी तो ये रूट लेवल पे अगर हमने डाल दिया रूट तो लेवल पे ऐसे डाल दिया, डिसीजन वर्क बच्चे कर लिया, कम लेंगे। तो 100% वो बच्चा आने वाले समय में वो जिंदगी के अंदर, क्योंकि देखिए जिंदगी सिर्फ फूलों का सेज नहीं है, हम्म, इस पे कांटे भी हैं। कांटे भी हैं। अब उन कांटों पे जब चलना पड़ेगा तो हम्म, हर वक्त उसके पेरेंट उसके साथ, या उसके बड़े भाई बहन, या उसके माता पिता दादा दादी हमेशा उसके साथ नहीं होंगे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। बिल्कुल यस। सर उनको उन सिचुएशंस को खुद हैंडल करना पड़ेगा, और अगर स्कूल लेवल से ही अगर उस बच्चे की उस चीज़ पे ट्रेनिंग हो रखी है, हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोजर मिल रखा है, हम्म, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उसके पास ट्रेनिंग है, तो वो ज़रूर वो बच्चा जो है सिचुएशंस को मैनेज कर लेगा, और बिल्कुल। सुसाइडल जैसे थॉट्स कभी उसके दिमाग में ही नहीं आएंगे। यस, जी ये कुछ पिछले टाइम से चल रहा था, आपने बिल्कुल। सुना भी होगा। तो सर सवाल तो कई हैं, उसके जवाब अगर हम ढूंढने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शायद 6 महीने तक चलती रहे वीडियो, तब भी हमारे सभी सवाल के जवाब हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सर अब हमारा एक राउंड होगा रैपिड फायर का, 5 सवाल मैं पूछूंगा, 5 सवाल मोहित सर पूछेंगे, क्विक आंसर्स देने हैं आपको, और ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं करना है, नहीं तो अगेन वीडियो लंबी सर हो आप जाएगी एक सर। ही वर्ड बोलना, हाँ बस मुझे एलोब्रेशन ठीक दो। है, छोटा सा अगर कुछ आप बोलना चाहें तो हाँ, बोल वैसे सकते हैं, पर बोल उसको सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे सर। डन। तो ठीक है। मोहित सर आप स्टार्ट करें। यस सर। मार्क्स या स्किल्स? स्किल्स। डिग्री या नॉलेज? नॉलेज। गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? ये थोड़ा डाइसी है, बट स्कूल स्कूल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग या सेल्फ स्टडी? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर बच के निकल गए आप। थैंक चलिए यू सो मच मैं सर। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा सर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म चाहिए या कंप्लीट चेंज? रिफॉर्म की जरूरत है। एआई डेंजर या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। पेरेंट्स प्रेशर जरूरी या हार्मफुल? कुछ हद तक जरूरी। सक्सेस पैसा या सेटिस्फेक्शन? 100% सेटिस्फैक्शन। एक चीज जो आप स्कूल सिलेबस से हटा देना चाहिए? स्कूल सिलेबस में रोट लर्निंग के बेसिस पे जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं वो मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए। ठीक है सर। एक चीज जो आप स्कूल सिलेबस में ऐड करना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया, काफी डिस्कशन हो काफी चुका सारे है मैंने जी 4-5 पॉइंट्स दिए। हम्म, ठीक है, ये लेकिन हर क्वेश्चन स्कूल के अंदर एक चीज और मैं लास्ट में, क्योंकि वो हम्म, चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जी मेरा जी। अपना पर्सनल मानना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी अच्छी पर्सनालिटी के लिए, अच्छे शरीर के लिए जीवन में खेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है, जिसके जीवन में खेल नहीं है उसका जीवन खिलता नहीं है। इसीलिए मैं हर बहुत बच्चे सही को सर। ये आग्रह करना चाहूंगा, हम्म, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब पसीना बहाओ, क्योंकि स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है। जी तो एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट हमने काफ़ी टॉपिक तो डिस्कस कर लिए सर, और आउट ऑफ सिलेबस ही था मैक्सिमम, और मे भी बहुत सारी नई चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिली इस इंडस्ट्री में। ऐसे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते ही हैं, लर्निंग एक पार्ट है। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि सर आप एक गुरु मंत्र दो, बिकॉज यू आर गुरु फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, और दर्शक जो भी मेरे व्यूअर्स दर्शक हैं हैं हमारे, चाहे उनमें पेरेंट्स हों या बच्चे हों
या स्कूल अदर मेंबर्स भी हों, तो आप कोई गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे तो प्लीज। देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन कर्मा, और मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म पे अपने विश्वास रखिए, फल देने का काम ईश्वर का है और ईश्वर आपको फल जरूर देंगे। बस मेहनत से मत घबराइए, मेहनत निरंतर करते रहिए। और बचपन में भी आपने पढ़ा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो मेहनत ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी भट्टी में अगर आपने अपने आप को झोंक दिया तो ही एक सोना कुंदन बनकर निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत सर। अच्छा। थैंक यू सो मच सर। दीपक सर, आप अपने बिजी शेड्यूल से, जैसा मैंने बताया, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स को आप मैनेज कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे लिए इतना समय निकाल के आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि हमारा पहला एपिसोड था तो हमने सोचा आपसे अच्छा गेस्ट कोई हो नहीं सकता है सर। थैंक यू तो सो मच थैंक यू सो मच आप सर। दोनों होस्ट का। यू हैव बीन अ थैंक यू सर, वंडरफुल होस्ट, और थैंक जो यू। आपने सवाल पूछे बहुत अच्छे सवाल थे। एंड आई होप जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे और उनको आज इन सवालों का उत्तर आज मिला मिल गया होगा। होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने भी, मतलब अगेन, चाहे आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या स्कूल मैनेजमेंट से हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में सुनने मिली होंगी जो आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं तो बच्चों में वो स्किल्स को आप डाल सकते हैं। एंड अगर बच्चे ही सुन रहे हैं तो उनको भी पता है कि उनको क्या करना चाहिए, और इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में इतनी देर तक बने रहे। ऐसे ही गेस्ट को हम इनवाइट करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में भी, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करके लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।